रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 25। आदित्य और काशवी 2 दिन तक उसी फार्म हाउस में रहते हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारे पल गुजारे। इन सब की वजह से काशवी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब अब वो भूलने लगी थी। आदित्य को काशवी को पहले के जैसा देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वो दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताने के बाद घर वापस चले जाते हैं। वो दोनों घर वापस आते हैं। दोनों जब घर के अंदर आ रहे थे तो पुष्पेंद्र जी, रॉकेट और रेहान तीनों लोग हॉल में बैठे हुए थे। जब पुष्पेंद्र जी की नजर उन दोनों पर पड़ी उन्होंने खुशी से कहा, आयरन मैन तुम आ गए। आदित्य उनके पास जाता है और उनके पैर छूता है। पुष्पेंद्र जी ने उसकी पीठ पर थपथपाते हुए कहा, हमेशा खुश रहो और हमेशा अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करो। काशवी भी आकर पुष्पेंद्र जी के पैर छूती है। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो बेटा। पुष्पेंद्र जी ने आदित्य की तरफ देखकर कहा, बेटा पिछले कुछ दिनों से हम तुमसे बहुत नाराज थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ आदित्य के सामने जोड़ते हुए कहा, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। उनके ऐसा करने से आदित्य इनको ध्यान से देखने लगता है। लेकिन बेटा हम तुमसे नाराज इसलिए नहीं थे क्योंकि तुमने तेजस को मारा था। हम बस तुमसे इसलिए नाराज थे क्योंकि हमने तुमसे कुछ दिन पहले ही मना किया था कि हम नहीं चाहते आशी और तेजस एक साथ रहे, और कहीं ना कहीं उसका रीजन हमारा काम ही था। और फिर जब हमें ये पता चला कि तुमने तेजस को मार दिया तो हमें इसी वजह से तुम पर गुस्सा आ गई कि हमने तुमसे मना किया था कि आशी को तेजस के पास वापस मत जाने दो। हम भी क्या करते बेटा, आशी की हालत हमसे देखी नहीं गई और कहीं ना कहीं उसी बात का गुस्सा तुम पर निकल गया। लेकिन यकीन करो बेटा, इस पूरी पर हम तुमसे सिर्फ गुस्सा थे, लेकिन हमारा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ था, या हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई बैर नहीं था, क्योंकि हमें पता था तुमने ये जो कुछ भी किया है कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई वजह रही होगी। आदित्य ने पुष्पेंद्र जी के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए उनके हाथ नीचे करते हुए कहा, काका मैं जानता हूं कि आप मुझसे गुस्सा नहीं थे, बस कहीं ना कहीं तकलीफ में थे। मैं आपकी हालत समझ सकता हूं क्योंकि जिस तकलीफ से आप गुजर रहे थे उसी तकलीफ से मैं भी गुजर रहा था। नहीं बेटा, तुम उस तकलीफ से नहीं गुजर रहे थे। अरे तुम तो अपने मन की बात भी किसी से नहीं कह पा रहे थे और ऊपर से हमने तुम पर नाराज होकर तुम्हारी परेशानी और बढ़ा दी। जिस वक्त हमें तुम्हें संभालना चाहिए था, तुम्हारी तकलीफों को बांटना चाहिए था, उस वक्त हम तुम पर खुद ही गुस्सा हो गए। काका मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, हालात ही ऐसे थे, और मैं ये भी जानता हूं कि कुछ भी हो जाए आपका प्यार कभी भी मेरे लिए कम नहीं होगा। मेरे पापा के बाद मैंने पिता का दर्जा आपको दिया है और एक पिता होने के नाते आपको मुझ पर गुस्सा होने का पूरा हक है। इसीलिए मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए काका। उसकी बात सुनकर पुष्पेंद्र जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। काशवी, रॉकेट और रेहान उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत खुश थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल बहुत ही खराब था। अब जाकर चीजें पहले की तरह ठीक हो रही थी। पुष्पेंद्र जी ने कहा, बेटा जाओ अपने कमरे में, तुम थक कर आए होंगे, फ्रेश हो लो जाकर की। जी इतना कहकर आदित्य और काशवी वहां से चले गए। काशवी पहले फ्रेश होकर बेड में आकर बैठ गई थी। वो अपना फोन चेक कर रही थी जिसमें दिया के मैसेज थे। दिया की इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस। काशवी दिया को कॉल करती है। एक रिंग जाने के बाद दिया कॉल रिसीव कर लेती है। काशवी ने कहा, हेलो दिया कैसी है तू? दिया ने परेशान होते हुए कहा, मैं कैसी हूँ, पहले तो बता तू कैसी है? मैंने तुझे पिछले 2 दिन से कितने कॉल और कितने मैसेज नहीं किया, लेकिन तूने मुझे एक भी कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तुझे पता है मैं कितना डर गई थी तुझे लेकर जब मुझे पता चला तेरा किडनैप हो गया है तो। काशवी ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मेरा किडनैप हुआ था? मैंने तो तुझे बताया नहीं। उसकी बात सुनकर दिया शांत हो जाती है। जब उसने कुछ नहीं बोला तो काशवी ने फिर से उससे पूछा, बताना दिया, मैंने तो तुझे नहीं बताया तो तुझे कैसे पता चला? अरे यार कैसी बातें कर रही है, मैं 2 दिन पहले आई थी तेरे घर, तुझसे मिले तभी रॉकेट से पता चला। काशवी ने कहा, ओह अच्छा। काशवी ने कहा, यार दिया कितने दिन हो गए मैं तुझसे नहीं मिली, घर आ जाना, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। दिया ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं मैं तेरे घर नहीं आ सकती। काशवी ने कहा, क्यों नहीं आ सकती? पहले भी तो तू आए मेरे घर, अभी क्या प्रॉब्लम है तुझे मेरे घर आने में? अरे यार मुझे कुछ तेरा देवर ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तू जानती है ना, मेरी और उसकी एक नहीं पटती, बस इसीलिए मैं तेरे घर नहीं आना चाहती। क्या यार दिया, ये भी कोई बात हुई? मतलब कि तेरी और रेहान की पट्टी नहीं है तो तू अपनी दोस्त से मिलने नहीं आएगी? उसकी बात सुनकर दिया मन में कहती है, काशवी के साथ अभी अभी इतना कुछ होकर गुजरा है, अगर मैं नहीं गई तो वो क्या सोचेगी? मैं सिर्फ नाम की दोस्त हूँ, इतना कुछ हो गया उसके साथ और एक बार भी मैं उससे मिलने नहीं गई। दिया ने कहा, अच्छा ठीक है मैं तुझसे मिलने आऊंगी।
लेकिन तभी जब तुम्हारा वो देवर घर पर नहीं होगा, जब वो घर पर ना होना तब बता देना, मैं आ जाऊंगी तुझसे मिलने। काशवी ने कहा, अरे दिया, रेहान को भी बहुत काम होते हैं, वो कुछ देर बाद घर से बाहर चला जाएगा, तू घर आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिया ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ तुझसे मिलने। काशवी फोन रख देती है और मुस्कुरा कर कहती है, ये दिया भी ना पूरी पागल है, पहले तो खुद ही लोगों से लड़ाई करेगी और खुद ही फिर लोगों से भागती फिरती है। पूरी की पूरी पगली है ये लड़की। आदित्य वर्षों से निकलता है। उसने जब काशवी को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या बात है, अकेले अकेले बैठकर मुस्कुरा रही हो? काशवी ने कहा, कुछ नहीं आदित्य जी, मैं अभी दिया से बात कर रही थी, बस उसकी एक बात सोचकर मुझे हंसी आ गई। आदित्य ने कहा था, वैसे भी तुम्हारी वो दोस्त पूरी की पूरी नमूनी है, हरकतें ही ऐसी करती है, या तो इरिटेट कर देती है या तो हंसी दिला देती है। काशवी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद दिया गायत्री मंचन आती है। जब वो अंदर आए तो चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देख रही थी, जैसे किसी को देख रही हो। दिया जल्दी से काशी की कमरे की तरफ चली जाती है, जैसे वो किसी से बचने की कोशिश कर रही हो। दिया काशवी के कमरे में जाती है और उसके रूम का दरवाजा नॉक करती है। काशवी ने कहा, अंदर आ जाओ, तो दिया दरवाजा खोलती है। काशवी दिया को देखकर खुश हो गई थी। आदित्य, जो काशवी के साथ ही बेड पर बैठा हुआ था, वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसने काशवी से कहा, तुम दोनों बातें करो, मैं स्टडी रूम में जाकर अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ। काशवी ने कहा, ओके आदित्य जी। आदित्य एक नज़र दिया को देखता है और फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। दिया अभी भी आदित्य की नजरों को देखकर डर जाती थी। उसके जाते ही दिया ने एक लंबी सांस ली। दिया ने काशवी से, कम यार काशवी, अभी भी जब मैं तेरे पति को देख लेती हूं ना, तो मेरी तो सांस ही नहीं आने लगती है। काशवी ने हंसते हुए कहा, वो तो तेरी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि तू आदित्य जी को देखकर कितना डर जाती है। दिया जाकर काशवी के साथ बैठ जाती है। कैसी है तू, ठीक तो है ना? काशवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मुझे देखकर क्या लग रहा है, मैं कहीं से भी तुझे बीमार लग रही हूँ या ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ? दिया ने कहा, काशवी, जब मुझे पता चला कि उस ऋषभ ने तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश की, यार मैं तो सोचकर ही डर गई थी। जब मैंने वो सुनी थी तो मैं बस तुझसे मिलना चाहती थी, तेरा हाल चाल जानना चाहती थी। काशवी ने उसके हाथ पर अपने हाथ रखकर कहा, मैं ठीक हूँ, तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिया देख सकती थी कि काशवी के चेहरे पर इस वक्त मुस्कान थी और वो बिल्कुल ठीक भी लग रही थी। दिया ने कहा, यार काशवी, तेरे साथ इतना कुछ हुआ है, लेकिन तुझे देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि तेरे साथ कुछ बुरा भी हुआ है। तू तो कितनी शांति लग रही है और मुस्कुरा रही है। मुझे तो लगा तू इस वक्त बहुत ही डरी सहमी होगी, इसीलिए मैं तुझसे मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। काशवी ने उसके गाल खींचते हुए कहा, कितनी फिक्र करती है ना तुझे मेरी, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सिर्फ आदित्य जी की वजह से पॉसिबल हो पाया है, उनकी वजह से ही मैं वो सब अपने मन से भुला पा रही हूँ। दिया ने कहा, ऐसा भी क्या कर दिया तेरे पति ने कि तो इतनी जल्दी वो सब भूल गई? दिया की बात सुनकर काशवी अपने और आदित्य के पल याद करने लगती है, जब उन दोनों ने दोबारा शादी की, और वो पल जब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिताया। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर दिया ने कहा, खैर जो भी किया है तेरे पति ने, तू अब खुश है, तुझे इस तरीके से खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये जानकर भी मुझे खुशी हो रही है कि तेरा पति तुझे कितना प्यार करता है, कि इतने बुरे वक्त में भी उसने तुझे संभाल लिया, जिसकी वजह से तेरे चेहरे की मुस्कान बरकरार है। काशवी ने कहा, हाँ दिया, वो नहीं होते ना तो शायद मैं इतनी जल्दी वो सब भुला नहीं पाती। उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, मेरे लिए हर बार एक अच्छे पति होने का फर्ज निभाते हैं, और हर बार मेरे दिल में अपने लिए इज्जत और प्यार और बढ़ा लेते हैं। दिया ने कहा, ऐसे ही मैं तुझे प्रेम दीवानी नहीं कहती, तू ना पूरी तरीके से पागल है अपने पति के प्यार में। वो दोनों कुछ देर ऐसे ही बातें करती है। दिया ने कहा, अच्छा काशवी, अब लेट हो रही है, मैं घर चल रही हूँ। काशवी ने कहा, अच्छा ठीक है, तू जा। उसके बाद दिया काशवी के कमरे से निकल जाती है। अभी भी अपनी नजर चारों तरफ घुमा रही थी और छुपते छुपाते हुए जा रही थी। वो सीढ़ियां उतरने वाली थी कि तभी उसकी बाजू पर किसी ने अपने हाथों की पकड़ बनाई और उसे खींचते हुए वहां से ले गया। वो शख्स दिया का हाथ पकड़ते हुए वहां से लेकर जा रहा था। दिया ने कहा, रेहान मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन रेहान उसकी बात नहीं सुनता और उसे घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। दिया उससे अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रेहान ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि वो छोड़ा ही नहीं पाए। रेहान अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और दिया को अंदर धक्का देता है, और कमरे के अंदर आकर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। दिया पीछे पलटकर रेहान को देखती है। उसने गुस्से में कहा, रेहान ये क्या बदतमीजी है, और तुम मुझे अपने कमरे में क्यों लेकर आए हो, और तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है?
रेहान तेज कदमों से उसके पास जाता है और उसे घसीटते हुए दीवार से लगा देता है। वो उसके करीब जाकर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करके उससे कहता है, इग्नोर कर रही हो मुझे, बचने की कोशिश कर रही हो मुझसे। दिया उसके हाथ अपने कंधे से झटके से हटाती है और कहती है, रेहान दूर रहो मुझसे, मुझे यहाँ से जाने दो। रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर नहीं जाने दिया तो। रेहान, बात समझने की कोशिश करो, इस वक्त हम तुम्हारे घर में हैं, मैं तुम्हारे कमरे में हूँ, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा कि मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ रेहान मुझे यहाँ से जाने दो। रेहान ने दिया के इर्द गिर्द दीवार पर अपने हाथ रख दिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, कितनी बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ना सुनना चाहती हो, ना खुद बात करना चाहती हो, और अभी भी बचते बचाते इस घर से जा रही थी। दिया, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? दिया ने कहा, क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस तुम्हें खुद से दूर रख रही हूँ ताकि मैं शांति से अपनी लाइफ जी सकूं। मैं अपने आसपास तुम्हें नहीं देखना चाहती हूँ रेहान, मैं जब भी तुम्हारे आसपास होती हूँ तो मुझे वहीं याद आ जाता है। रेहान ने फिर से उसके कंधे में तेजी से पकड़कर बनाते हुए कहा, तो हर चीज में मेरी गलती है, मतलब कि जब मैं गलती करूं तब भी गलती मेरी है, जब तुम गलती करो तब भी गलती मेरी। हर बात में गलती का पिटारा तुमने मेरे सर पर क्यों रख दिया है? और प्लीज अब तुम ये गलती गलती कहना बंद करो, क्योंकि यह सब कहकर तुम मेरा गुस्सा बहुत बढ़ा रही हो। मैं तुम्हें कितने प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी बात को तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक तुम हो कि बस मुझसे बचना चाहती हो। दिया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। दिया ने उसके हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, बट आई डोंट लव यू। और ये जो तुम मुझसे कह रहे हो ना, तुम्हें मुझसे प्यार है, ये प्यार नहीं है तुम्हारा, तुम्हारी जिद है। तुम तो मुझे अब एक ट्रॉफी की तरह देख रहे हो ना, जिसे तुम्हें जीतना है, हासिल करना है। दिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब से मुझे इस बात का एहसास हुआ है तब से मैं अपनी फीलिंग को मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हें अपने मन की बात बताने के लिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, कितनी बार तुमसे मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुमने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया। क्या इतनी बड़ी गलती की है मैंने कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? तुम इस घर में आई काशवी से मिलने, लेकिन तुम मुझसे छुपते छुपाते इस घर के अंदर आई और मुझसे छुपते छुपाते हुए ही इस घर से बाहर भी जा रही थी। अब बस कर दो ना दिया, मत भागो मुझसे दूर। दिया ने कहा, हम कभी इतने करीब भी नहीं थे कि मैं तुमसे दूर जाऊंगी, और प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। रेहान, तुम्हारे घर वालों में से कोई भी एक यहाँ पर आ गया तो तुम क्या कहोगे उनसे? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं मुझे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत की परवाह है। इतना कहकर दिया ने रेहान को अपने से दूर धक्का दिया और वहां से जाने लगी। दिया दरवाजे तक पहुंची, रेहान ने फिर से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया और अपने दोनों हाथों की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत कर दी। रेहान ने दिया की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच लूंगी? इतना आसान है मुझसे बचना? दिया रेहान की गई इस हरकत से डर गई। आशी इस वक्त किचन में काम कर रही थी, वो सब्जियां काट रही थी। अचानक से उसके मुंह से आह की आवाज निकली। सब्जी काटते वक्त आशी का हाथ कट गया था। तेजस, जो पास में सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था, उसने जैसे ही आशी की आवाज सुनी वो दौड़कर आशी के पास गया। उसने देखा तो आशा अपनी उंगली पकड़कर खड़ी थी और उसकी उंगली से खून निकल रहा था। तेजस जल्दी से उसके हाथ को पकड़ता है और उसे वॉश बेसिन के पास ले जाकर उसका हाथ धुलवाता है। क्या कर रही थी आशी? ध्यान से काम करना चाहिए तुम्हें, देखा तुम्हारा हाथ कट गया, कितना खून निकल रहा है तुम्हारे हाथ से। तेजस की आंखों में इस वक्त आशी के लिए फिक्र थी। आशी अपने चोट के दर्द को भूल गई थी और वो बस तेजस के चेहरे को देख रही थी और उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। तेजस ने जब उसकी ओर देखा तो गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या है आशी, मैं तुम पर गुस्सा कर रहा हूँ और तुम हो कि मुस्कुरा रही हो? आशी ने उसके गाल खींचते हुए कहा, मुझे मेरी फिक्र करने की क्या जरूरत, तुम हो तो मेरी फिक्र करने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए, इसीलिए मैं अपना ख्याल नहीं रखती। तेजस टैब ऑफ कर देता है और आशी को किचन से बाहर लेकर आता है और उसे सोफे पर बैठाता है। वो पास के टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और उसके पास बैठकर उसकी उंगलियों पर दवा लगाते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा तो इसका मतलब ये है कि तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी। ये कैसी बात हुई आशी? जब तुम मेरे सामने इतनी लापरवाही से काम करती हो तो पता नहीं जब मैं घर से बाहर चला जाऊंगा तो तुम कैसे काम करोगी। इसीलिए कह रहा हूं, अब से तुम किचन का कोई भी काम नहीं करोगी। खाना बनाने वाली मैंने लगा कर रखा है ना, और बाकी सारे काम के लिए भी घर में नौकर है। जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई पैसे नहीं है, लेकिन इतना मैं कमा लेता हूं, तुम्हें एक अच्छी लाइफ टाइम दे सकता हूं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, आज के बाद तुम किचन में कदम भी नहीं रखोगी।
आशी ने परेशान होते हुए कहा, अरे ये कैसी बात हुई थी तुम्हारी कि आज के बाद मैं किचन में कदम नहीं रखूंगी। अगर मैं किचन में नहीं जाऊंगी तो तुम्हारे लिए कॉफी कौन बनाएगा? अब मेरा पति दिन भर काम करके थक कर घर आएगा तो मैं क्या उसे सर्वेंट के हाथ की कॉफी पिलाऊं? इतनी बुरी वाइफ नहीं हूं मैं। तुमसे जितना कहा है ना उतना करो, ज्यादा मुंह चलाने की और दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तुम आज के बाद किचन में नहीं जाओगी का मतलब नहीं जाओगी। आशी ने इस बार परेशान होने के साथ साथ इरिटेट होते हुए भी कहा, लेकिन तेजस क्यों, तुम भी ना जरा सी ही तो चोट लगी है मुझे और तुम हो कि इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तेजस ने उसको घूर कर देखते हुए कहा, ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूं आशी, फिक्र है मुझे तुम्हारी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने घर में कभी इस तरीके के काम नहीं किए हैं। तुम्हें ऐसे कामों की आदत नहीं है तो प्लीज मत करो ना वो सारे काम यहाँ पर भी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें सही सलामत देखना है ना कि इस तरह तकलीफ में। उसकी बात सुनकर आशी अपने दोनों हाथ बांधकर अपना मुंह बनाकर सोफे में एक साइड होकर बैठ गई और उसने बिना तेजस की ओर देखे हुए कहा, तेजस तुम बहुत गंदे हो, तुम ना मुझ पर हुक्म चला रहे हो। आशी के इस तरह बच्चों के जैसे मुंह बनाकर बैठने से तेजस के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो आशी की तरफ खिसका। उसने आशी के गाल पर अपना एक हाथ रखकर उसे अपने तरफ करते हुए कहा, आशी बहुत मुश्किल से तो हम एक हुए हैं। जब मैं तुमसे दूर था ना तो एक एक पल मैंने तुम्हारे बगैर कैसे काटता है वो मैं ही जानता हूँ। बहुत करीब से महसूस किया है तुमसे दूर जाने की तकलीफ। जब मैं तुमसे दूर हुआ था, जब मुझे होश आया था तो मैंने सोच लिया था कि अब से मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा और ना ही तकलीफ का एक भी कतरा तुम तक आने दूंगा। इसीलिए आशी अब से तुम हर उस चीज से दूर होगी जो तुम्हें तकलीफ देगी। आशी तेजस की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, वो बस उसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी और तेजस की आंखों में इस वक्त नमी आ गई थी। आशी ने आगे बढ़कर तेजस को अपने गले से लगा लिया और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, आई एम सॉरी तेजस कि मैंने तुम्हारी बात समझने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आज के बाद मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी और तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। तेजस ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रखकर उसे अपने और करीब कर लेता है। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं। तेजस के चेहरे पर अभी भी पहले जैसे ही भाव थे। आशी ने कहा, अब तुम ना ऐसे मत बैठो। तुम ना मुझे बस गुस्सा करते हुए ही अच्छे लगते हो और जब तुम मुझसे वो अकड़ू जैसा बिहेव करते हो, ये इमोशनल एक्सप्रेशन तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऑफिस पर तेजस में अपना हाथ उसके गाल पर रखते हुए कहा, प्लीज अपना ख्याल रखा करो। आशी ने कहा, लेकिन तेजस आज तो खाना बनाने वाली आई नहीं। वो क्या है ना, उसके बेटे की तबीयत खराब थी तो मैंने उसको कहा कि जब तक उसका बेटा नहीं ठीक होता तब तक वो काम पर ना आए। तेजस ने कहा, ये तुमने अच्छा किया। हाँ तो अब खाना कौन बनाएगा ये तो बताओ, तुम मुझे खाना बनाने नहीं दे रहे हो तो खाना बनेगा कैसे? इसीलिए कह रही हूँ मुझे जाने दो। मैं इस बार ध्यान से काम करूंगी और तुम शायद भूल गए, कुछ दिन पहले भी मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था और तुम्हारे ऑफिस की लेकर आई थी। मुझे याद है और तुम्हें कितनी मेहनत लगी थी ये भी मुझे पता है। तुम यहीं पर बैठो और वैसे भी आज तो तुम्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, मैं खाना बना देता हूँ। आशी ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम खाना बनाओगे? तुम्हें खाना बनाना आता है? बिल्कुल मुझे खाना बनाना आता है और मैंने कई बार अपने लिए खाना बनाया भी है। जब कुक नहीं आता इसीलिए मैं जा रहा हूँ किचन में और तुम यहाँ बैठकर टीवी देखो। इतना कहकर तेजस किचन की ओर चला गया और आशी बस उसे मुस्कुराकर जाता हुआ देख रही थी। दिया रेहान से अपना हाथ छुड़वा रही थी। रेहान प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, तुमने मेरा हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ है, मुझे दर्द हो रहा है। रेहान ने कहा, तुम्हें अपनी तकलीफ से दिखाई दे रही है दिया, लेकिन मेरी तकलीफों का क्या जो तुम मुझे दे रही हो? दिया ने कहा, हाँ तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही हूं तो दूर रहो ना मुझसे, फिर क्यों आ रहे हो मेरे करीब? मैं आऊंगा तुम्हारे पास, मैं आऊंगा तुम्हारे करीब, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे तुम्हारे करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल मैं तुमको अपना बना ही लूंगा। तुम जितना मुझसे दूर भाग सकती हो ना भाग लो, कहाँ तक दूर भागेगी, कहीं ना कहीं तो अंत होगा ही ना। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा प्यार अपनाना पड़ेगा। दिया ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा रेहान, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार तो तुम मुझसे करती हो और ये जो तुम्हारी बढ़ती धड़नें है ना ये साबित कर रही है। रेहान की बात सुनकर दिया का अपने ऊपर ध्यान गया, जिसका सच में रेहान के पास होने से उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। दिया ने कहा, हाँ तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही हूं तो दूर रहो ना मुझसे, फिर क्यों आ रहे हो मेरे करीब? मैं आऊंगा तुम्हारे पास, मैं आऊंगा तुम्हारे करीब, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे तुम्हारे करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल मैं तुमको अपना बना ही लूंगा। तुम जितना मुझसे दूर भाग सकती हो ना भाग लो, कहाँ तक दूर भागेगी, कहीं ना कहीं तो अंत होगा ही ना। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा प्यार अपनाना पड़ेगा।
दिया ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा रेहान, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा प्यार तो तुम मुझसे करती हो और ये बात ये जो तुम्हारी बढ़ती धरने है ना ये साबित कर रही है। रेहान की बात सुनकर दिया का अपने ऊपर ध्यान गया जिसका सच में रेहान के पास होने से उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। रेहान ने कहा तुम इतनी जल्दी मुझे कैसे भूल सकती हो दिया, कैसे मेरे एहसासों को भूल सकती हो? भूल गई तुम? उस दिन तुम्हारा क्या हाल था, मेरे करीब आकर तुम अपने आप को भूल गई थी दिया। उसकी बातें सुनकर दिया कुछ सोचने लगती है। फ्लैशबैक। रेहान इस वक्त अपनी कार ड्राइव कर रहा था। चलो भाई को मैंने ऋषभ और राका का पता दे दिया है, अब जल्दी ही काशवी और आशी को ढूंढ लेंगे। वो सारी बातें कह रहा था कि अचानक से उसने अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाए। उसने अपनी दाईं तरफ देखा तो दिया रोड की दूसरी तरफ खड़ी थी। रेहान ने कहा ये यहाँ पर क्या कर रही है, और ये रास्ता तो शहर से काफी दूर है, तो ये शहर के किनारे क्या कर रही है? और इसे देखकर लग रहा है ये इस वक्त किसी बस या ऑटो का इंतजार कर रही है, लेकिन बारिश कितनी जोर से हो रही है, इसे इस वक्त ना कोई ऑटो वाला ये बस वाला तो मिलेगा नहीं, और बस भी इस रास्ते में बहुत देर से ही आती है। ये कब तक ऐसे यहाँ पर खड़ी रहेगी? इतना कहकर रेहान अपनी गाड़ी से यू टर्न लेता है और गाड़ी को दिया के पास जाकर रोकता है। दिया ने जब अपने पास है एक गाड़ी रुकती हुई देखी तो वो गाड़ी की तरफ देखने लगी। गाड़ी में से रेहान बाहर आता है। ये तो दिया के लिए अनएक्सपेक्टेड ही था। दिया ने उसे देखते हुए कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रेहान ने कहा ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, ये रास्ता बहुत सुनसान है और शहर से काफी दूर भी, और इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम यहाँ पर अकेली खड़ी हो। वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, वो भी रात के 9 बजे? तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़ा होना इस पर बिल्कुल भी सेव नहीं है। दिया ने कहा अपने शौक से नहीं खड़ी हूँ यहाँ पर, मैं अपनी मासी के यहाँ से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में बस खराब हो गई। बहुत देर तक मैंने दूसरी बस और ऑटो का इंतजार किया, जब बहुत देर तक दूसरी गाड़ी नहीं आई तो मैं पैदल ही चलने लगी। रेहान ने कहा वाह वाह, कितनी इंटेलिजेंट हो ना तुम, बस या ऑटो नहीं मिली तो पैदल चलने लगी। तुम जानती भी हो यहाँ से मुंबई पूरे 30 किलोमीटर दूर है, कब तक तुम ऐसे ही पैदल चलोगी? और क्या पैदल चलकर तुम 30 किलोमीटर तक का सफर तय कर लोगी? जो तुम पागलों वाली बात करती हो। दिया ने गुस्से में कहा तुम होगे पागल, मैं पागल नहीं हूँ। खड़े रहने से तो अच्छी है ना कि मैं पैदल चलकर ही आगे बढ़ती जाऊं, खड़े रहकर भी तो मैं कहीं पर पहुंच नहीं सकती थी, बेवकूफ कहीं के। अपनी बात कहते हुए दिया की नजर अचानक से रेहान की बाजू में गई जहां पर कट था और उसका से खून निकल रहा था। दिया ने घबराते हुए कहा अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है और कितना खून बह रहा है। ओह, फाइनली तुम्हें मेरे हाथ की चोट दिख ही गई, वरना अपनी बकबक के आगे तो मुझे लगा तुम और कुछ देखोगी नहीं। दिया ने पूछा तुम्हें ये चोट कैसे लगी है? रेहान ने जवाब देते हुए कहा वो काशवी और आशी का किडनैप हुआ था। किडनैपर जिस गाड़ी में उन दोनों को किडनैप करके लेकर गए थे उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करने में ऐसा हुआ उसने मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया जिस वजह से मुझे चोट लग गई। दिया ने एक बार फिर से घबराते हुए कहा क्या काशवी और आशी का किडनैप हो गया है? उन्हें किसने किडनैप किया और कौन करेगा? ये करेगा वही जिसे भाई के हाथों मरने का बहुत शौक चढ़ा है, राका और ऋषभ। अरे जब वो दोनों का किडनैप हो गया है तो तुम यहाँ मेरे साथ बहस क्यों कर रहे हो? जाओ उन दोनों को बचाओ जाकर के, रेहान ने कहा। अरे वाह, अगर तुम मुझे नहीं बताती तो पता नहीं उन दोनों को कौन बचाता। किसी को बचाने के लिए मारने के लिए मुझे तुम्हारे सजेशन की जरूरत नहीं है, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। मैंने भाई को उनकी लोकेशन सेंड कर दी है और भाई उन दोनों को लेकर घर वापस आ रहे हैं। दिया ने कहा शुक्र है कि तुम्हारा भाई उन दोनों को वापस लेकर आ रहा है, वरना ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। रेहान ने कहा देखो यहाँ तुम्हें कोई बस या ऑटो या कोई और गाड़ी नहीं मिलने वाली। हाँ, हो सकता है कि कुछ देर बाद एक दो गाड़ी यहाँ से निकले, लेकिन तुम ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर से लिफ्ट तो ले नहीं सकती। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मुंबई तक ड्रॉप कर दूंगा। दिया ने कहा मेरा दिमाग नहीं खराब है जो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, अगर वो सब मेरे लिए स्ट्रेंजर है ना तो तुम तो गुंडे हो, और एक गुंडे के साथ मैं कैसे जा सकती हूँ? एक गुंडे के साथ मैं खुद को कैसे सेफ फील कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही। रेहान ने कहा मुझे अपनी गुंडागर्दी दिखानी होती ना तो बहुत पहले ही दिखा दी होती, जिस तरीके से तुम मुझसे बदतमीजी से बात करती हो ना अब तक मैंने तुम्हें गोली से उड़ा दिया होता। वो तो शुक्र है कि मेरे मन में ऐसी कोई बात ही नहीं, वरना अभी तुम्हारे नाम के आगे लेट लग चुका होता। उसकी बातें सुनकर दिया अपनी आंखें छोटी करके उसे भूल कर देखने लगी। रेहान ने फिर कहा हालत देखो अपनी, ठंड की वजह से कहां पर ही हो, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प नहीं लेनी है। अब चलो मेरे साथ वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी बात सुनकर दिया मन में कहती है
दिया, जब वो तुझे खुद सामने से ऑफर कर रहा है चलने को तो इतने नखरे मत कर, सीधे से इसकी बात मान जा, ये सच कह रहा है। यहाँ तो इतनी देर से एक भी गाड़ी नहीं आई, मैं कैसे घर पहुंच जाऊंगी? कम से कम इसके साथ लड़ते झगड़ते ही सही, लेकिन घर तो पहुंच जाऊंगी। अब ज्यादा भाव नहीं खाती हूँ, चली देती हूँ इसके साथ। वैसे ही सही कह रहा है, इसने आज तक मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ। दिया ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। रिहान ने कहा, अपना बैग मुझे दो, मैं से डिक्की में रख देता हूँ। दिया ने अपना बैग रिहान को दे दिया। रिहान ने बैग डिक्की में रखा, वापस आकर ड्राइविंग सीट में बैठा। दिया भी उसके बगल में आकर बैठ गई। रिहान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी में अभी दोनों लोग कुछ बात नहीं कर रहे थे। वो दोनों कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि अचानक गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी जैसे ही रुकी, दिया ने कहा, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? क्या तुम मेरे साथ कुछ करने वाले हो? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? देखो, अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो ना तो बिल्कुल भी मत सोचो, वरना मैं आत्मा बनकर भी मैं तुम्हें सताऊंगी। रिहान ने इरिटेट होते हुए और गुस्से में कहा, अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं सच कह रहा हूं अपनी बंद पड़ी गाड़ी भी ना तुम पर चढ़ा दूंगा और तुम्हारा एक्सीडेंट कर दूंगा। बेवकूफ लड़की, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? गाड़ी झटके दे देकर रुकी है, इसका मतलब गाड़ी में कोई खराबी आ गई है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर बात में मुझे ब्लेम करना है। दिया ने चिल्लाते हुए कहा, क्या गाड़ी बंद पड़ गई? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतनी कसके बारिश हो रही है, ऊपर से तुम्हारी गाड़ी बंद पड़ गई। इस रास्ते में तो कोई आ भी नहीं रहा है, हम तो किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। अब क्या होगा रिहान, हम घर कैसे पहुंचेंगे? रिहान ने कहा, अब पहले मुझे देखने दो गाड़ी में हुआ क्या है, उसके बाद ही मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि हम घर पहुंचेंगे भी या नहीं। इतना कहकर रिहान गाड़ी से उतर जाता है। वो आगे आकर गाड़ी खोलकर देखता है तो गाड़ी से धुआं निकल रहा था। रिहान वापस जाकर गाड़ी के अंदर बैठता है। दिया ने उससे पूछा, क्या हुआ? रिहान ने उसको कहा, ये गाड़ी मुझसे नहीं ठीक हो सकती, इसके लिए मैकेनिक की जरूरत है, क्योंकि गाड़ी से धुआं निकल रहा है और ये मुझसे नहीं ठीक होगी, इसे मैकेनिक ही ठीक कर सकता है। दिया ने डरते हुए कहा, रिहान ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस वक्त हम बीच रोड में हैं और इतनी रात हो गई है, हम घर कैसे जाएंगे? हम यहाँ पर तो नहीं रह सकते ना। रिहान ने कहा, अब हमें यहीं पर रहना होगा, इसी गाड़ी के अंदर हमें सुबह होने तक का वेट करना होगा। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? रिहान, घर में मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कुछ देर बाद मैं घर वापस आ जाऊंगी और मैं यहाँ पर अटकी पड़ी हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारा बैग दे देता हूँ और तुम अपनी पग यात्रा करो जाकर के, क्योंकि अब मैं तो नहीं आने जाने वाला हूँ, मैं तो सुबह ही जाऊंगा रात भर और अब इसी गाड़ी में आराम करूंगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दिया का चेहरा रोने जैसा हो गया, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी रिहान की बात मानने के अलावा। अब उसे भी रिहान के साथ इसी गाड़ी में बिताना था। ये सोच सोच कर ही उसे और इरिटेशन हो रही थी। रिहान ने अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे की रखे और कार की सीट से टेक लगाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। दिया बस उसे ही देख रही थी। अचानक से बहुत जोर से बिजली कड़कने की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर दिया चिल्लाते हुए रिहान के सीने पर अपना सर छुपा लेती है। रिहान अपनी आंखें खोलकर दिया की तरफ देखता है, जिसके सीने से लिपटी हुई थी। रिहान ने पूछा, क्या हुआ? दिया ने डरते हुए कहा, मुझे ना बिजली की आवाज से बहुत डर लगता है और देखो ना ये भी कितनी जोर जोर से गरज रही है। रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंदर सिर्फ मुझसे लड़ने की हिम्मत है, बाकी हर चीज से तुम डरती हो। दिया अपना चेहरा उठाकर रिहान की तरफ देखती है। उसे अब एहसास हुआ था कि वो जल्दीबाजी में रिहान के सीने से लग गई थी। अब उसे थोड़ी एम्बेरसमेंट हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे, तभी एक बार बिजली की कड़कने की आवाज फिर से आई और दिया एक बार फिर से डरकर रिहान के सीने से जा लगी। इस बार नहीं, हमने भी अपने दोनों हाथ दिया की पीठ पर रख दिए। रिहान सर झुका कर दिया की तरफ देख रहा था। दिया भी धीरे धीरे अपना सर उठाकर रिहान की तरफ देख रही थी। उसने जैसे ही अपना सिर उठाया, दोनों के चेहरे इस वक्त बहुत करीब से। जब दोनों ने एक दूसरे को अपने इतना पास महसूस किया तो दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो गई। रिहान सर झुका कर दिया की तरफ देख रहा था। दिया भी धीरे धीरे अपना सर उठाकर रिहान की तरफ देख रही थी। उसने जैसे ही अपना सिर उठाया, दोनों के चेहरे इस वक्त बहुत करीब थे। जब दोनों ने एक दूसरे को अपने इतना पास महसूस किया तो दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो गई। रिहान में धीरे से समझाते हुए का, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। इस वक्त दोनों की होंठ बेहद करीब थे। दिया को अपने इतना पास महसूस करके रिहान के दिल में एक हलचल सी हो रही थी। अगले ही पल उसने अपना चेहरा थोड़ा और आगे किया और हल्के से दिया के होठों से टच कर दिया। रिहान की इस हरकत से दिया भी सहर उठी। उसकी सॉफ्ट किस से दिया को भी कुछ अजीब सा एहसास महसूस होता है और वो भी बदले में रिहान को किस करती है। दोनों इस वक्त एक दूसरे को किस कर रहे थे।
रिहान के हाथों में अब दिया के गानों पर अपनी पकड़ बनाने और दिया के हाथ भी धीरे धीरे करके रिहान के सर के पीछे चले गए। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही किस करते हैं, लेकिन अगले ही पर जब दिया को ये एहसास होता है कि वो क्या कर रही है, वो झटके से अपना सर पीछे कर लेती है और अपने दोनों हाथ रिहान के कंधे पर रखकर उसे दूर झटक देती है। दिया के ऐसा करने से रिहान को भी अब याद आता है कि वो क्या कर रहा था। उसने मन में कहा, रिहान ये तू क्या कर रहा है, वो क्या सोचेगी तेरे बारे में। वैसे ही उसके मन में तुझे लेकर कुछ अच्छे ख्याल नहीं है, ऊपर से तेरा उसके साथ वो सब करना, वो क्या सोचेगी कि मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। ये सब क्या हो गया था तुझे? दिया भी अपने मन में कह रही थी। है भगवान, ये मैंने क्या किया, क्या हो गया था मुझे, मैं कैसे इसके इतना करीब चली गई, मैंने इसे किस किया, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। रिहान ने कहा, आई एम सो सॉरी। इतना कहकर रिहान कार से बाहर निकल जाता है। दिया उससे जाते हुए देख रही थी। रिहान ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और खुद बाहर आकर को बारिश में भीगने लगा। दिया ने कहा, हे भगवान, बहुत तेज बारिश हो रही है और ये बाहर बारिश में जाकर खड़ा हो गया, ऐसे तो ये बीमार हो जाएगा। दिया भी झट से गाड़ी से उतरती है और रिहान के पास जाती है। उसने रिहान के सामने जाते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्यों आ गए और ऐसे बारिश में क्यों भीग रहे हो, गाड़ी के अंदर बैठो चलकर। रिहान ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं बैठना है, तुम गाड़ी में जाओ और प्लीज मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, मेरा बिल्कुल भी ऐसे करने का इरादा नहीं था, मैं तुम्हारी मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन पता नहीं मुझसे ये कैसे हो गया। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। दिया ने कहा, देखो गलती सिर्फ तुम्हारी तो नहीं थी, मेरी भी तो थी, तुम अपने आप को सिर्फ क्यों कसूरवार ठहरा रहे हो, गाड़ी के अंदर चलो, तुम देख रहे हो कितनी जोरों से बारिश हो रही है। दिया ने रिहान का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए गाड़ी पर बिठा दिया। वो खुद भी आकर रिहान के बगल में बैठ गई। रिहान ने कहा, अगर तुम यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो तो तुम बैक सीट में जाकर बैठ सकती हो, तुम यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करोगी, तुम बेडशीट पर सो जाना, मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। उसकी बात सुनकर दिया ने हाँ में अपना सर हिलाया और वो गाड़ी से निकलकर बैक सीट में जाकर बैठ गई। वो इस वक्त बहुत ही नर्वस थी, ऑकवर्ड थी और उसे अपने आप पर शर्म भी आ रही थी। रिहान उसे फ्रंट मिरर से देख रहा था। वो दोनों ही इस वक्त बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। दिया नजरें चुराकर रिहान की तरफ देख रही थी। देर रात तक वो दोनों अपनी फीलिंग से लड़ते रहते हैं और देर रात दोनों की आंख लग जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ रिहान की आंखें खुलती हैं और वो उठकर बैठ जाता है। तभी उसे रात में जो हुआ वो सब याद आता है और वो पीछे पलट कर देखता है जहां पर दिया बैक सीट पर सो रही थी। रिहान बस बिना पलके झुकाए उसे ही देख रहा था। कल क्या हो गया था मुझे, मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा तो तभी हो सकता है जब मेरे मन में इसके लिए फीलिंग्स हो। तो क्या मैं इसे पसंद करने लगा हूं? क्योंकि जब भी ये लड़की मेरे पास होती है तो मुझे कुछ अलग सा महसूस होता है और कल भी मेरे साथ यही हुआ। ये जब भी मेरे करीब आई तभी मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ और मैंने वो हरकत की जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो किसी गलत इंटेंशन से तो नहीं किया था, वो तो अपने आप ही हो गया। मैंने आज तक तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया जो मैं इसके लिए महसूस करता हूँ। मैंने कभी किसी भी लड़की को उस नज़र से नहीं देखा जैसे मैं इससे देखता हूँ। इसका मतलब तो यही है कि मुझे इससे प्यार है, लेकिन ये तो मुझे पसंद नहीं है ना, और ये तो मेरे टाइप की भी नहीं है। ये लड़की तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ना तुम्हें से प्यार कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अपनी फीलिंग्स का भी क्या करूँ? वो अपने मन में वही सारी बातें सोच रहा था। धीरे धीरे अब दिया की भी आंखें खुलने लगती है। जब वो अपनी आंखें पूरी तरीके से खोलकर देखती है तो उसकी नज़र कार की रूफ पर जाती है। वो जब सही से देखती है तो उसे समझ में आता है कि वो इस वक्त एक कार में है और यही सोचकर वो झट से उठकर बैठ जाती है। जब वो उठकर बैठी तो उसकी नज़र रिहान पर गई जो उसे ही देख रहा था। उसे भी कल रात की सारी बातें याद आती है और रिहान से अपनी नज़रें चुराकर नीचे कर लेती है। रिहान के सब कुछ समझ में आ रहा था। उसने कहा, सुबह हो गई है, मैं मैकेनिक को यहाँ पर बुलाता हूँ। दिया ने उसको कोई रिस्पांस नहीं दिया। रिहान अपना फोन उठाता है और गूगल मैप पर पास के मैकेनिक शॉप को सर्च करता है और उस पर कॉल करता है। वो मैकेनिक को अपनी लोकेशन सेंड करता है। वो दोनों अभी भी शांत बैठे थे, दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। थोड़ी देर बाद मैकेनिक भी आ जाता है और वो गाड़ी ठीक कर देता है। रिहान वापस से गाड़ी में आकर बैठता है। उसने कहा, अब तुम आगे आ सकती हो। उसके बाद सुनकर दिया गाड़ी से उतरकर रिहान के बगल में आकर बैठती है। रिहान कार ड्राइव करने लगता है। लगभग 1 घंटे बाद वो दोनों दिया के घर के पास होते हैं। दिया ने कहा, बस बस यहीं पर रोक दो। रिहान ने कहा, क्या तुम्हारा घर आ गया?
लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई घर नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि रेहान ने जहाँ पर गाड़ी रोकी थी वहाँ पर या तो सिर्फ दुकान थी या तो फल और सब्जी वाले। रेहान ने कहा, ये तो मार्केट दिख रही है। दिया ने जवाब दिया, मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर पर है, मैं चली जाऊंगी। तुमने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया उसके लिए थैंक यू। इतना कहकर दिया गाड़ी से उतरती है। वो गाड़ी से पूरी तरीके से उतर पाती कि रेहान ने पीछे से उसका हाथ थाम लिया। उसके ऐसा करने से दिया तुरंत पलटकर रेहान की तरफ देखती है। रेहान ने कहा, जानता हूं कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत अजीब था, मैं नहीं जानता कि वो सब कैसे हो गया, लेकिन कल मेरे साथ जो भी हो को पहली बार हुआ, मैंने पहली बार जैसा महसूस किया। तुम क्या महसूस करती हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो कल किया मुझे उसके लिए कोई अफसोस नहीं है। दिया उसकी बात सुनकर चौंक जाती है और वो आश्चर्य से रेहान की तरफ देखती है। रेहान ने कहा, जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, कितना बदतमीज हूं मैं जानता हूं कल जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन उसे गलत नहीं मान रहा। दिया उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाती है और जल्दी से गाड़ी के नीचे उतर जाती है। उसमें का डिक्की से मेरा भाग निकालो, मुझे घर जाना है। उधर का डिक्की से उसका बैग निकालता है और उसे दे देता है। अपना बैग लेकर दिया आगे बढ़ गई। रेहान ने उसे रोकते हुए कहा, दिया। उसकी आवाज सुनकर दिया पलट कर देखती है। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, जल्द ही मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। उसकी बात सुनकर दिया अजीब सा चेहरा बनाती है। इसको क्या हो गया है, यह अजीब पीलेट क्यों कर रहा है। यही सब सोचकर वो आगे बढ़ जाती है और रेहान मुस्कुराकर वापस आकर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। फ्लैशबैक एंड रेहान ने दिया को देखते हुए कहा, दिया कहाँ खो गई, उस दिन की बातें सोच रही हो क्या। दिया ने कहा, रेहान मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वो जो भी हुआ गलती से हुआ। रेहान इस बार गुस्से में कहा, वो गलती से नहीं हुआ। जब तक हमारे मन में सामने वाले के लिए फीलिंग्स ना हो तब तक हम उसकी करीब कभी नहीं जा सकते, और तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग थी और वही सेम फीलिंग मेरे मन में तुम्हारे लिए थी, तभी शायद मुझसे वो सब हुआ, तभी तुम भी बहक गई थी। दिया क्यों अपनी फीलिंग से भाग रही हो, एक्सेप्ट करो ना कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ दिया, अपने लिए प्यार। दिया ने कहा, प्लीज रेहान जाने दो मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है, लेकिन मुझे करनी है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। दिया, ये तुम अभी कह रहे हो, बाद में तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। लड़का ऐसे ही होता है, जब उसकी जरूरतें पूरी हो जाती है तो वो लड़की को बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है। नेहा ने गुस्से में कहा, दिया मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, अगर ऐसा ही होता ना तो उस दिन मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं किया। फिर क्यों तुम मेरे बारे में इतना गलत राय बना रही हो। दिया ने कहा, क्या गारंटी है इसकी कि तुम मुझे फ्यूचर में कभी नहीं छोड़ोगे, कि तुम जिंदगी भर में डिलीवरी लॉयल रहोगे। ये जो तुम कहते रहते हो तुम भी मुझसे प्यार है, ये प्यार तुम्हारा जिंदगी भर रहेगा, क्या गारंटी है रेहान। तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो। तुम बस एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, उसके बाद मैं तुम्हें अपना प्यार साबित करके भी दिखाऊंगा और तुम्हें ये भरोसा भी दिलाऊंगा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। रेहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बोलो ना दिया, करती हो ना मुझसे प्यार, बोलो, है ना तुम्हारे मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स। हाँ हाँ फीलिंग है रेहान, करती हूँ मैं तुम्हें पसंद, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि सिर्फ अपने बारे में सोचूं। मेरे माँ पापा का क्या रेहान, आज मैंने तुमको ये बोल दिया कि मुझे तुमसे प्यार है, कल को तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए तो क्या, मुझे तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मेरे माँ पापा को तकलीफ होगी। सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनकी बदनामी होगी और यह मैं कभी नहीं सह पाऊंगी। रेहान ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुमने अपने दिल की बात मुझे बता दी ना, तो अब मैं भी तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि मेरा प्यार झूठा नहीं है। रेहान ने उसका हाथ थामा और कहा, चलो मेरे साथ। दीवाने कहाँ पर चल रहा है, तुम्हें यकीन दिलाने कि मैं तुम्हारे साथ प्यार का कोई झूठा नाटक नहीं कर रहा हूँ। प्यार कोई मजाक नहीं है और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। जिस बात का तुम्हें डर है उस डर को तुम्हारे मन से निकालने जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। और इतना कहकर रेहान उसका हाथ थामकर आगे बढ़ गया। रेहान दिया का हाथ पकड़ते हुए उसे कमरे से बाहर लेकर जा रहा था। दिया ने उससे अपना छुड़ाते हुए कहा, रेहान मेरा हाथ छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। रेहान ने जवाब दिया, तुम्हारे मन के डर को दूर करने जा रहा हूँ। दिया ने हैरानी से पूछा, मेरे मन के डर को दूर करने जा रहे हो से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम ऐसा क्या करने वाले हो। मैं भाई से हम दोनों के लिए बात करने जा रहा हूँ, मैं भाई को बताऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना कहकर रेहान कमरे की कुंडी खोलता है। दिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं रेहान, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम अपने भैया को हमारे बारे में बताओगे, लेकिन तुम्हारे भैया वह नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते।
कुछ दिन पहले मेरी वजह से उनके रिश्ते में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। उसके बाद से तुम्हारे भैया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर तुम जाकर उन्हें ये बात बताओगे तो वो कभी नहीं मानेंगे। रिहान ने उसके हाथ थामा और अपना दूसरा तो उसके हाथों पर रखते हुए कहा, दिया तुम भाई को जानती ही नहीं। जब मैं भाई कोई कहूंगा ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो देखना वो मान जाएंगे, क्योंकि वो खुद काशवी से इतनी शिद्दत से प्यार करते हैं। तो वो मेरा प्यार कैसे नहीं समझेंगे। दिया, मेरे भैया के लिए उनकी फैमिली की खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसीलिए देखना वो तुम्हें माफ कर देंगे और वो तुमसे कोई नफरत थोड़ी नहीं करते हैं। जिस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे तो तुमसे गुस्सा थे और उनका गुस्सा होना जायज था, क्योंकि उनके रिश्ते में कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली थी। लेकिन तुम्हारा इरादा गलत नहीं था और भैया वो समझते हैं। अगर वो तुमसे नफरत करते होते या इतना ही ज्यादा गुस्सा होते तो तुम्हें दोबारा कभी इस घर में नहीं आने देते। दिया ने कहा, घर में आना और घर का मेंबर बनना दोनों अलग बातें हैं रिहान। दिया, हमें एक बार तो भैया से बात करनी होगी। रिहान ने कहा, बिना भैया से बात करें तुम्हें कैसे डिसाइड कर सकती हो कि भैया क्या कहेंगे। पता नहीं रिहान, लेकिन मुझे तुम्हारे भाई से बहुत डर लगता है। मैंने जो कुछ भी किया है पिछले दिनों, उसके बाद तो मैं और भी ज्यादा उनसे डरने लगी हूँ। तुम तो अपने भैया को इतनी उम्मीदों से बताने जा रहे हो हमारे बारे में, लेकिन अगर तुम्हारे भैया ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या करोगे? तुम अपने भैया के खिलाफ जाओगे या फिर मुझे छोड़ दोगे? रिहान ने गुस्से में कहा, दिया फालतू की बातें करना बंद करो। अगर भैया ने मना भी कर दिया ना तो मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा जब तक कि वो मान नहीं जाते। ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं और ना मैं भैया को छोड़ सकता हूं। इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा भैया को मनाने में। अब चलो मेरे साथ, इसके आगे तुम एक शब्द में नहीं बोलूंगी। मैं जो बोला था, जो करना था पिछले कुछ दिनों में तुम कर चुकी हो। इतना कहकर रिहान दरवाजे की कुंडी को खोलता है और दिया को वहां से ले जाता है। एक गाड़ी गायत्री मैंशन के सामने आकर रुकती है। गार्ड जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। उसमें से आशी और तेजस बाहर आते हैं। आशी घर को बाहर से ही देख रही थी। तेजस उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, जानता हूं आज तुम घर के अंदर जाने से डर रही हो, यही सोच रही होगी अपने भाई को फेस कैसे करोगी। आशी, तुम्हें घर के अंदर भी जाना पड़ेगा और अपने भैया को फेस भी करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तो तुम्हें करना ही है, तो आज क्यों नहीं? आशी तेजस की तरफ देखती है। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। उसने कहा, टीचर्स भैया मुझे माफ तो कर देंगे ना? इस बार मैंने गलती नहीं, गुनाह किया है और गुनाह की तो कोई माफी नहीं होती। तेजस ने अपने दोनों हाथ उसकी गालों पर रखते हुए कहा, आशी तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है और ये बात मैं पिछले कुछ दिनों में तो बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। तुम देखना वह तुमसे गुस्सा नहीं सकेंगे जब तुम उनके सामने जाओगी। अब हिम्मत करो और घर के अंदर चलो। तेजस आशी का हाथ पकड़ता है और उसे घर के अंदर ले जाने लगता है। दिया का हाथ पकड़कर हॉल में आता है और जोर से आवाज लगाता है, भैया काका। आदित्य जो इस वक्त अपने डार्क रूम में था, उसने रिहान की आवाज सुनकर कहा, ये तो रिहान की आवाज है, लेकिन ये से क्यों चिल्ला रहा है? आदित्य चेयर से उठता है और अपने डार्क रूम से बाहर निकल आता है। काशवी रिहान की आवाज सुनती है तो वह भी कमरे से बाहर निकल आती है। पुष्पेंद्र जी भी अपने कमरे से बाहर आते हैं। जब उस सीढ़ियां उतर रहे थे तो उन्होंने हॉल में रिहान को देखा, जिसके साथ दिया भी खड़ी थी। पुष्पेंद्र जी ने नीचे आकर उससे कहा, रिहान क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ दिन और वेट कर लीजिएगा का घर, बाकी सबको आ जाने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। पुष्पेंद्र जी ने देखा रिहान दिया का हाथ थाम कर खड़ा है। ये देखकर तो बहुत ज्यादा हैरान हो गए और वो बस रिहान की तरफ हैरानी से देखने लगे। काशवी भी हॉल में आ चुकी थी। उसने मन में कहा, दिया तो घर चली गई थी, यह अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है और रिहान के साथ क्यों है? उसने रिहान से पूछा, रिहान सब ठीक तो है कि मैसेज चिल्ला क्यों रहे हैं? तभी वह भी रिहान को दिया का हाथ थामे हुए देखती है तो वह भी हैरान हो जाती है। एक नज़र दिया को देखती है और एक नज़र रिहान को। दिया काशवी को देखती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। काशवी ने देखा घर की चौखट पर टीचर्स और आशी खड़े हैं। वो दोनों बिल्कुल शांति से दरवाजे पर खड़े थे। काशवी ने कहा, आशी तेजस आप दोनों। वो दोनों घर के अंदर आते हैं। आशीर्वाद से कहती है, भैया क्यों आपने पूरा घर सर पर उठा कर रखा है और सबको ऐसे हॉल में क्यों इकट्ठा होने को बोल रहे हैं? हाँ बता रिहान, क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहा है? आदित्य जो अभी अभी वहां आया था, उसने पूछा। और उसके पीछे पीछे रॉकेट भी। मुस्कान अपने रूम से बाहर आती है और वह रॉकेट के पास खड़ी होकर उसके धीरे से पूछती है, ब्लैक कमांडो ये सब ऐसे क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या घर में फिर से कोई पार्टी होने वाली है? रिहान ने कहा, शांति से खड़ी रहो, देखो क्या हो रहा है। रिहान ने आशी कहा, अच्छा हुआ आशी तू भी यहाँ पर मौजूद है, अब तुझ में कुछ अलग से बताना नहीं पड़ेगा।
आशी की बात सुनकर अपनी दोनों आईब्रो आपस में जोड़ लेती है क्योंकि उसे रिहान की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। अदित्य ने कहा, लेकिन बात क्या है, अब बताएगा भी या पहेलियां ही बुझाता रहेगा? भैया मुझे आपको कुछ बताना है, बहुत जरूरी है। अदित्य ने चढ़ते हुए कहा, वही सुनने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब बता क्या बात है। भैया मुझे ये कहना है कि वो भैया मैं और दिया एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं दिया से शादी करना चाहता हूँ। रिहान की बात सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग दंग रह गए, उन सबके चेहरे पहले से भी ज्यादा हैरानी से भर गए। सब अभी शांत खड़े थे। अदित्य ने कहा, तो तुम दिया को पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो? उसने दिया की तरफ देखा जो इस वक्त सर झुकाकर खड़ी थी। आशी ने खुश होते हुए कहा, इसका मतलब भाई आप दिया को पसंद करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आशी ने देखा रिहान एक तक अदित्य को ही देख रहा है, वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। अदित्य ने कहा, तुझसे प्यार करता है, ये बात उसने बोल दी, लेकिन क्या ये तुझसे प्यार करती है? इसमें तो एक बार भी नहीं बोला, इतनी देर से शांत खड़ी हुई है। दिया उसकी बात सुन रही थी लेकिन वह अभी भी अपना सर झुका कर खड़ी थी। आशी ने खुश होते हुए कहा, अरे भैया अपनी शादी की बात कर रहे दोनों, थोड़ा तो शर्म आएंगे ही ना, वह कैसे बोलेगी? उसकी बात सुनकर अदित्य उसे घूर कर देखता है। आशी ने जब देखा कि अदित्य उसे गुस्से से देख रहा है तो वह शांत हो जाती है और अब वो भी चुप होकर अपना चेहरा नीचे कर लेती है। तेजस उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, रिलैक्स आशी, हर बात में तुम इतनी दुखी क्यों हो जाती हो? आशी ने तेजस से कहा, भैया ने कभी मुझे इस तरीके से घूम कर नहीं देखा, आज पहली बार उन्होंने इतने गुस्से में मुझे देखा है। तेजस की बात सुनकर शांत खड़ा हो जाता है। काशवी ने कहा, लेकिन ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और ये बात घर में किसी को पता भी नहीं थी, और आज तुम दोनों अचानक आकर बोल रहे हो कि तुम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है। और दिया तू तू तो अभी मुझसे मिलकर जा रही थी ना, फिर भी तूने मुझे कुछ नहीं बताया। रिहान ने कहा, वो बात ऐसी है कि हम दोनों को पहले अपनी फीलिंग एहसास नहीं था, हमने अभी तक एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर नहीं की थी, मैंने कुछ देर पहले ही दिया को अपनी फीलिंग बताई, इसी वजह से उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और भाई मैं इसीलिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। अदित्य ने पूछा, क्यों इतनी जल्दी क्यों है तुझे शादी करने की? भैया क्योंकि मैं बहुत देर नहीं करना चाहता, दिया के घर वाले भी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अगर उसकी शादी कहीं फिक्स हो तो इसीलिए मैं उसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। और भैया तरीके से मैं दिया को यकीन दिला सकता हूँ कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, इसीलिए उससे शादी कर रहा हूँ। और मैं शादी आपसे बिना पूछे तो नहीं करूंगा ना। सुनकर अच्छा लगा कि तुझे मेरी हाँ या ना से फर्क पड़ता है। अदित्य ने कहा, मुझे तुम्हारा ये फैसला मंजूर नहीं है, मुझे तुम दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर सब अचानक उसकी तरफ देखते हैं। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब मैं जा रहा हूं यहां से। अदित्य की बात सुनकर रिहान बहुत परेशान हो जाता है और दिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो पहले से ही जानती थी अदित्य का जवाब यही होने वाला है। पुष्पेंद्र जी ने कहा, लेकिन अदित्य इसमें प्रॉब्लम क्या है? दिया एक अच्छी लड़की है और रिहान उसे पसंद करता है, दोनों की शादी में क्या प्रॉब्लम है? मैंने कह दिया ना काका, ये शादी नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। इतना कहकर एक बार फिर से आगे बढ़ गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।